जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के जो नए इंटरमीडिएट लेवल टेस्टर्स हैं वो खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य पायलट के हेलमेट और विमान के हथियार सेंसर सिस्टम के बीच में अत्यधिक सटीक समन्वय सुनिश्चित करना है। एचएमडीएस पायलट को केवल लक्ष्य की ओर देखकर मिसाइल लॉक और लॉन्च करने की क्षमता देता है। वहीं नए टेस्टर्स मिराज 2000 स्क्वाड्रंस में एचएमडीएस की कैलिब्रेशन परीक्षण और जो सर्टिफिकेशन है वो करेंगे। थोड़ी सी भी अलाइनमेंट त्रुटि पायलट की नज़र और मिसाइल के लक्ष्य निर्धारण में गलती पैदा कर सकती है, और ये क्षमता विशेष रूप से एशरैम जैसी आधुनिक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के लिए महत्वपूर्ण है। एशरैम के साथ पायलट विमान की नोस को घुमाए बिना भी जो है वो मौजूदा लक्ष्य पर हमला कर सकता है। एचएमडीएस और एशरैम का संयोजन लुक एंड शूट क्षमता को मजबूत बनाता है, जिससे प्रतिक्रिया का समय कम होता है और हिट की संभावना बढ़ती है। भारतीय नौसेना अपने मिग 29 के और मिग 29 के यूबी लड़ाकू विमानों के लिए एक स्वदेशी 80 mm का एयर टू ग्राउंड रॉकेट विकसित करना चाहती है, ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम की जा सके। यह रॉकेट आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात मिग 29 के बेड़े के लिए विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे इम्पोर्टेड 80 mm के रॉकेट का विकल्प बनना है। रॉकेट मौजूदा B8M-1 रॉकेट पॉड से लॉन्च किया जा सकेगा, इसलिए विमान में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी जारी करी हैं। इसका वजन 11.3 किलोग्राम, लंबाई 1.54 मीटर और गति तकरीबन 600 मीटर प्रति सेकंड तक होगी, और इसकी मारक क्षमता 1.3 से लेकर 4 किलोमीटर के बीच में होने वाली है। ये अपने साथ तकरीबन 1 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड को कैरी करेगा, और तकरीबन 400 mm तक के जो कवच हैं उनको पेनिट्रेट करने की क्षमता इसके पास होनी चाहिए, और कम से कम 400 धातु के टुकड़े यानी फ्रेगमेंट्स उत्पन्न करने की क्षमता भी इसके पास हो, ताकि वो सॉफ्ट और सेमी हार्ड लक्ष्य को प्रभावित रूप से जो है डिस्ट्रॉय कर सके। इसके संभावित लक्ष्य रेडार स्टेशन, संचार केंद्र, पार्क किए गए विमान, लॉजिस्टिक हब, सैनिकों की तैनाती और हल्के बख्तरबंद वाहन होने वाले हैं। ब्राजील की एरोस्पेस कंपनी इम्ब्रेयर ने भारत में अपना A29 सुपर टकानो लाइट अटैक और ISR विमान बनाने की और भारत को सप्लाई करने की मंशा जाहिर करी है, और इस विमान को वो एक कम लागत वाले काउंटर ड्रोन समाधान के रूप में पेश कर रहे हैं। A29 सुपर टुकानो की बात करें तो ये ड्रोन रोधी अभियानों, सीमा निगरानी, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सशस्त्र ट्रोही मिशनों के लिए उपयुक्त बताया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने अभी तक ऐसे किसी विमान की औपचारिक आवश्यकता भी जारी नहीं करी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इम्ब्रेयर का ये जो प्रस्ताव है ये फिलहाल तो निराधार है, क्योंकि अगर भारत को कभी ऐसे विमान की जरूरत पड़ी भी तो हमारे पास ऑलरेडी HLFT-42 जो है, सॉरी HLFT-42 नहीं, HTT-40 विमान जो हमारा है वो इस भूमिका को निभा पाएगा। और ऑलरेडी हमने कई बार ये सुन रखा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HTT-40 का एक जो कॉम्बैट वेरिएंट है ये भी विकसित करेगी, जो एंटी ड्रोन मिशन में यूज किए जाएंगे। हालांकि ये एक प्रूवन विमान है, और इम्ब्रेयर को भरोसा है कि भारत उनकी इस मंशा पर बहुत जल्दी जवाब जारी करेगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान एयरबस A400M एटलस सैन्य परिवहन विमान पर उड़ान भरी है, और ये यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब भारतीय वायुसेना पुराने AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बदल करके नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का कार्यक्रम आगे बढ़ा चुकी है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जल्द ही नए मीडियम वेट कैटेगरी के जो परिवहन विमान हैं उनके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर सकती है। MTA कार्यक्रम के अंतर्गत 40 से 80 विमान खरीदे जाने की संभावना है, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े सैन्य परिवहन विमान सौदों में से एक बन सकता है। एयरबस A400M एटलस इस प्रतियोगिता का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, और ये सीधे एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम और C130 जे सुपर हर्क्यूलिस के साथ compete कर रहा है। A400M तकरीबन 37 टन तक का पेलोड ले जा सकता है, और ये छोटे या कम विकसित रनवे से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन, सैन्य उपकरण और बड़ी संख्या में सैनिकों को जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां तक पहुंचाने में भी सक्षम है। अब देखते ये हैं कि MTA प्रोग्राम के अंतर्गत किसको सेलेक्ट किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर को नया वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है नियुक्त कर दिया है। वो 1 जुलाई 2026 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में ये चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं। ये एक अनुभवी टेस्ट पायलट, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं। उनके पास 3300 घंटे से ज़्यादा का उड़ान अनुभव है, और उन्होंने 20 से ज़्यादा प्रकार के जो विमान हैं उनको उड़ाया है। इसमें MiG-21, मिराज 2000, जैगवार और हॉक शामिल हैं। 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन इन्होंने प्राप्त किया था।
ये नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं और दक्षिण सेक्टर में एक प्रमुख फाइटर ट्रेनिंग बेस की कमान भी इन्होंने संभाली है, जिसे उनके कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम ASTE के नाम से जानते हैं, वहां पर इन्होंने टेस्ट पायलट और बाद में कमांडिंग ऑफिसर रहते हुए कई स्वदेशी अपग्रेड कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया है। जैगवार और MiG-27 के एवियोनिक्स अपग्रेड कार्यक्रमों में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी और अब ये अपनी एक नई जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताया है और कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा भारत और रूस के संबंधों पर दबाव डालने की कोशिशें हमेशा असफल रही हैं। पुतिन ने भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा करी। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय व्यापार आने वाले वर्षों में $100 अरब तक पहुंच सकता है। पुतिन के अनुसार पश्चिमी देशों का भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाया। उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और यही उसकी विदेश नीति की ताकत है। पुतिन ने स्पष्ट किया कि भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते संबंध रूस के लिए कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक भरोसेमंद और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार मानता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक प्रगति भारत ने प्राप्त करी है और उन्होंने इसकी सराहना भी करी है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए वो तैयार हैं और अब वहां पर वो बोल रहे हैं कि कीव को समझाने की आवश्यकता है, रूस को नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ भविष्य में उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो सैन्य रिश्ते हैं वो भी काफी मजबूत होने वाले हैं। भारतीय वायुसेना अपने सबसे बड़े लड़ाकू विमान बेड़े सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने के लिए अब एक डुअल ट्रैक रणनीति पर विचार कर रही है। इसका मतलब ये है कि पूरे बेड़े को एक ही तरीके से अपग्रेड करने के बजाय 2 अलग-अलग रास्तों का विकल्प चुना जाएगा। नई योजना ये है कि इंडियन एयरफोर्स के पास 260 से अधिक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है और इन्हें सुपर सुखोई कार्यक्रम के तहत आधुनिकीकरण से गुजारा जाएगा। पहला ट्रैक है स्वदेशी अपग्रेड, जहां पर 84 विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा और भारतीय कंपनी द्वारा पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा। इसमें विरूपाक्ष रडार और बाकी चीजें शामिल होंगी। वहीं फेज 2 में ये माना जा रहा है कि जो रशियन हेल्प है ये भी मांगी जा सकती है। जी हाँ, दूसरा ट्रैक ये है कि रूस के साथ समस्या को निवारण करते हुए जो मदद है वो मांगी जा सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 260 विमानों को एक साथ अपग्रेड करना ये बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में अगर रूस की हेल्प मिल जाती है तो ये अपग्रेड प्रक्रिया काफ़ी तेज हो सकती है और देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-57 प्रोग्राम में भारत को ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि रूस केवल Su-57 बेचने के लिए नहीं आया है, बल्कि भारत के साथ मिलकर इसके भविष्य के विकास और तकनीकों पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने याद दिलाया कि रूस पहले भी भारत को Su-57 की साझेदारी का प्रस्ताव दे चुका है। उस समय भारत ने विमान के पूरी तरीके से विकसित होने का इंतजार करने का फैसला किया था। बाद में भारत FGFA प्रोग्राम से बाहर आ गया, लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि आज Su-57 दुनिया के सबसे उन्नत 5th जनरेशन फाइटर्स में गिना जाता है और यही सही समय है भारत के इस प्रोग्राम में एंटर करने का। उन्होंने कहा कि हम भारत को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सिर्फ विमान नहीं दिए जाएंगे, बल्कि प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरे जो टेक्निकल सहयोग हैं वो आपको प्रदान किए जाएंगे। अब भारत इस पे क्या करता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।